चलिए इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 11th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पिछला लेक्चर था वो इस चैप्टर का पहला भाग था। चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज़। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे, मतलब इसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। आज के पार्ट की शुरुआत इस टॉपिक के साथ होती है, दैट इज़ हम एम्प्लॉयमेंट के विषय में बात कर रहे हैं। तो टॉपिक है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का विकास, उसका ग्रोथ और उसके ढांचे में जो परिवर्तन आया, द स्ट्रक्चर, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो पहले किस क्वालिटी का था, आज किस क्वालिटी का है। एम्प्लॉयमेंट का पहले नेचर क्या था, आज क्या नेचर है। और ये सब अल्टीमेटली एसोसिएटेड इस बात से है कि हमारी आज की डेट में जो जीडीपी है वो जीडीपी किन प्रोसेसेस के द्वारा कंट्रीब्यूटेड है। यानी कि हमारी आज की जीडीपी में इकोनॉमी के कौन से सेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं और वो सेक्टर किस मैनर में वर्क करते हैं कि वो वर्क फोर्स को इम्पैक्ट करें। तो वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं ये जानेंगे हम आज। बहुत सारी चीज़ें आज आपको क्लियर होंगी। ओके, हम आगे का ट्रेंड समझ सकें इसके लिए हमारे पिछले लेक्चर की क्लोजिंग से कुछ स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करेंगे ताकि आप अगले ट्रेंड को समझ सकें। स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। मैं आपको दिखाते जाऊंगा, साथ के साथ हम पढ़ते जाएंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि ओवरऑल हम 2017-18 में अगर वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें इंडस्ट्रीज़ वाइज, मतलब सिंपली यहाँ पर आप कहिए सेक्टर वाइज। यहाँ पे वर्ड इंडस्ट्री लिखा है, आप इसे थोड़ा सेक्टर वाइज समझिए कि सेक्टर वाइज अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये क्या आंकड़ा बताता है। ये आंकड़ा बताता है कि 2017-18 में देश की, यहाँ पे पॉइंट्स में फिगर है, हम इसे होल फिगर में ले लेंगे। ओके, देश की लगभग 45% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है। देश की 24% वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज है। देश की 31% वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में इंगेज है। मतलब 45% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर, 24% वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर एंड 31% वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर। ये ओवरऑल देश की वर्कफोर्स का सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने आपको कि इकोनॉमी के किस सेक्टर में कितनी है। प्राइमरी सेक्टर में कितनी है दिव्या? वेरी गुड, 45%। और सेकेंडरी सेक्टर में कितनी है? 24%। वेरी गुड। और टर्शरी सेक्टर में कितनी है? 31%। दिस इज़ द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स इन आवर कंट्री। इसके ट्रेंड को थोड़ा और समझते हैं अगर हम इसे रूरल अर्बन में डिवाइड कर पाएँ। अब ज़रा हम पहले इसे अर्बन में समझें, फिर हम आगे रूरल में समझेंगे। देखिए, अर्बन वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में कितनी है, मतलब टोटल अर्बन वर्कफोर्स का कितना हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है? ओनली 6%। तो इंडिया की टोटल अर्बन वर्कफोर्स जो है सिर्फ 6% उसमें से प्राइमरी सेक्टर में है। इंडिया की टोटल अर्बन वर्कफोर्स का सिर्फ 34% सेकेंडरी सेक्टर में है और इंडिया की टोटल अर्बन वर्कफोर्स का ऑलमोस्ट 59% टर्शरी सेक्टर में है। मतलब हमारे देश में जो वर्किंग पॉपुलेशन शहरों में रहती है, उस वर्किंग पॉपुलेशन का 59% हिस्सा टर्शरी सेक्टर से अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है। वो सर्विस सेक्टर में पे रिलाई करता है। मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट में टर्शरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। और सेकंड डोमिनेटिंग सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज़ अराउंड 34%। और थर्ड डोमिनेटिंग सेक्टर है सबसे निचले स्तर पर प्राइमरी सेक्टर, दैट इज़ 6%। और ये नेचुरली होना भी चाहिए। ओके, तो मतलब अर्बन वर्कफोर्स को फ्यूल करती है, ड्राइव करता है टर्शरी सेक्टर, द सर्विस सेक्टर।
अब हम आते हैं, इससे बिल्कुल रिवर्स आंकड़े मिलेंगे जब आप रूरल वर्कफोर्स को देखेंगे कि रूरल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देने में कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं। तो रूरल वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है प्राइमरी सेक्टर में 59%, 59.8 है, तो इसे ग्रॉस करिए 60% पे, तो प्राइमरी सेक्टर में 60% पॉपुलेशन। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में 20% पॉपुलेशन को और टर्शरी सेक्टर में भी 20% पॉपुलेशन को। तो जो टोटल हमारे देश की ग्रामीण इलाकों में जो वर्कर है, 60% वर्कर अपनी उपजीविका प्राइमरी सेक्टर से कमा रहा है, 20% वर्कर अपनी उपजीविका, अपनी लाइवलीहुड सेकेंडरी सेक्टर से, और 20% वर्कर टर्शरी सेक्टर से कमा रहा है। तो हमने ओवरऑल अर्बन एंड रूरल तीनों ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर लिए, आपको ये क्लियर हो गया। ओवरऑल के मामले में प्राइमरी सेक्टर देश की कुल वर्किंग पॉपुलेशन में से 45% को लाइवलीहुड दे रहा है। ओवरऑल के मामले में सेकेंडरी सेक्टर देश की कुल वर्किंग पॉपुलेशन में से 24% को एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र कर रहा है, और ओवरऑल के मामले में ही देश की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से 31% पॉपुलेशन को टर्शरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र कर रहा है। यहीं अगर आंकड़ा शहरों के स्तर पर देखें तो देश की कुल शहरी वर्किंग पॉपुलेशन में से 6% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, 34% पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में है और 59% पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में है। वहीं अगर रूरल वर्किंग पॉपुलेशन को देखें तो देश की कुल रूरल वर्किंग पॉपुलेशन में से 60% वर्किंग पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, 20% वर्किंग पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में एंड 20% वर्किंग पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में है। ये कुल वर्किंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है सेक्टर वाइज, ओवरऑल, रूरल एंड अर्बन। लेकिन इसे हम एक बार सेक्स वाइज भी स्टडी करेंगे, जेंडर वाइज, उसे भी समझना ज़रूरी है। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, देश की कुल टोटल वर्कफोर्स में से प्राइमरी सेक्टर में कौन सी वर्कफोर्स डोमिनेट कर रही है, महिलाएं या पुरुष? तो आपको आंकड़ा बताता है कि महिलाएं डोमिनेट कर रही हैं। दैट इज़, अगर जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में लिप्त है, मतलब 45% पॉपुलेशन ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर में लिप्त है ना, उस 45% पॉपुलेशन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसा दिखता है कि 57% पॉपुलेशन फीमेल की है और 40% पॉपुलेशन मेल की है। मतलब फ़ीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में। इससे ये बात क्लियर हुई कि फ़ीमेल के लिए अभी भी अदर सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन नहीं हुई हैं, और फीमेल के मुकाबले मेल के पास अदर देन द प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फीमेल के मुकाबले मेल के पास अदर देन द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसका कारण हो सकता है उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसका एजुकेशन, उसका कारण हो सकता है पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें महिलाओं को घर से दूर नहीं जाने देते पर पुरुष जा सकते हैं। उसका कारण है माइग्रेशन, वही कारण कि पुरुष ही माइग्रेट करता है मेनली, महिलाएं रोज़गार के लिए माइग्रेट नहीं कर रही गांव से शहर की ओर, और ऐसे में महिलाएं घर के साथ बाउंड हैं, तो ऐसे में महिलाएं एग्रीकल्चर के अलावा कोई और एक्टिविटी उन्हें मिल नहीं रही है। ओके, so that's why if we will consider the total working population in the primary sector, amongst that total working population of the primary sector, 57% constituted by the women, the 40% constituted by the male. Okay, चलो आगे आ जाता है। देश के अंदर अगर आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर मेल 26.5% कॉन्स्टिट्यूट करता है और फीमेल 17.7% कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में मेल का डोमिनेंस है। टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाए तो 32.8% मेल है, 25.2% फीमेल है। मतलब मेल टर्शरी सेक्टर में भी फीमेल के मुकाबले डोमिनेट कर रहा है।
सेकेंडरी सेक्टर में भी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में फीमेल डोमिनेट कर रही है, दैट इज़ द डाटा। ओके, और ये डाटा सारा पर 100 पे ही, नीचे सारा 100 लिखा हुआ है, तो पर 100 पे ही से कैलकुलेट किया गया है। इज़ दैट क्लियर? मतलब सीधा ट्रेंड आपके दिमाग में ये इस्टेब्लिश होना चाहिए कि फ़ीमेल ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, लेकिन मेल के पास प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो नज़र आता है कि वो फीमेल के मुकाबले ज़्यादा एम्प्लॉयड है उन सेक्टर्स में। इज़ दैट क्लियर? इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ये ट्रेंड दिमाग में रख लिया। ये मौजूदा ट्रेंड है 2017-18 का, ठीक है। हम कहाँ से शुरू हुए वो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आ जाओ समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखो, हमारे देश ने 1951 से ही 5 ईयर प्लानिंग के बेस पर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल अपनाया, और 1950 से लेकर के 2020 तक अगर हम आएँ तो हम 70 ईयर्स की प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक जर्नी को देखेंगे तो हम कुछ ट्रेंड्स कंक्लूड कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ 70 ईयर्स, दैट इज़ 1950 टू 2020। प्लान्ड डेवलपमेंट मतलब हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था वो 5 ईयर प्लानिंग बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था, इसलिए हमने उसे प्लान्ड डेवलपमेंट एरा कहा है। ओके, हालांकि 5 ईयर प्लानिंग मॉडल 2014 में आकर के डिसबैंड हो गया था। 12th प्लान जो 2012 से 2017 तक का था वो मिड वे में ही ख़त्म कर दिया गया था। 2014 में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई इंडिया में, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया गया और नीति आयोग बना दिया गया, और ऐसे में ही मिड वे में ही 5 ईयर प्लानिंग ख़त्म करके उसके आगे नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग एक आप थिंक टैंक के रूप में समझ लीजिए, उसके वाया प्लानिंग की जाने लग गई देश के रिसोर्सेज की। दैट्स ऑल। तो इसलिए फिर भी आंकड़ा यहाँ पर ओवरऑल 1950 से 2020 तक का ही लिया गया है। तो वो कहते हैं कि द प्लान डेवलपमेंट ऑफ 70 ईयर्स हैव बीन एम्ड एट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने हमारे इन 70 वर्षों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग का मेन स्टे यही था कि हम इकोनॉमी को एक्सपेंड करेंगे, और इकोनॉमी के एक्सपेंशन के लिए दो चीज़ों को ही में ध्यान में रखेंगे। पहला, हम नेशनल आउटपुट को बढ़ाएंगे, नेशनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सीधा कहने का मतलब कि हम जीडीपी ग्रोथ रेट पर फोकस करेंगे, तो हम नेशनल आउटपुट को बढ़ाएंगे। और दूसरा, ये नेशनल आउटपुट का बढ़ना तभी सही मायने में भारत के विकास के लिए बढ़ना माना जाएगा अगर साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अगर साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी तभी हम इसको नेशनल आउटपुट के साथ नेशनल आउटपुट में हुई बढ़ोतरी को भारत के हित में मानेंगे। तो देश जैसे जैसे हमारे देश ने 5 ईयर प्लानिंग के वाइज डेवलपमेंट शुरू की, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए कि देश में वेल्थ क्रिएट हो। वो कैसे होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट होगी, और वो वैल्यू ही एक तरह से जीडीपी है। तो जीडीपी को बढ़ाना हमारा एजेंडा था ही था, मतलब हम इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यही एजेंडा नहीं था कि हम जीडीपी वाइज इकोनॉमी एक्सपेंड करना चाहते हैं। साइमल्टेनियस एजेंडा था सोशल जस्टिस, यानी कि हम लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड बेटर फॉर्म में देना चाहते थे, हम उनका जीवन स्तर अच्छा करना चाहते थे। तो इसीलिए उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ भी था। तो नेशनल आउटपुट ग्रो करे, हैंड इन हैंड एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करे, हम इस आइडिया के साथ शुरू हुए थे। ओके, देश ने 5 ईयर प्लानिंग के साथ ही यही संकल्प लिया था कि वो अपने देशवासियों के जीवन को बेहतर करेगा, हम एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए प्री कंडीशन ही ये क्रिएट होती है कि देश में वेल्थ क्रिएट हो। उस वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग, इन चीज़ों पर विकास हो। दूसरा ज़रूरी था कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, रोड, रेलवेज़, ब्रिजेज़, इलेक्ट्रिसिटी,
कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पर बल दिया जाए। तो ओवरऑल हम ये चाहते थे कि लोगों का जीवन बेहतर हो। जीवन बेहतर होने के लिए ज़रूरी था कि वेल्थ क्रिएट हो। वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी था कि इकॉनमी एक्सपेंड करे। इकॉनमी एक्सपेंड करती है जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वही वेल्थ कहलाएगी। और गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को वैल्यू में कन्वर्ट करें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इन चीज़ों पर बल दिया गया। तो ऐसे में ट्रेंड क्या निकल कर के आया, ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम जिन एजेंडाज़ को लेकर के चले थे, क्या उन एजेंडाज़ में हम सफल हो पाए, क्या हमने वो हासिल किया जो हम करना चाहते थे। दैट इज़ द क्वेश्चन। अब हम उनके आंसर करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रीड करता हूँ कि द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ 70 ईयर्स, दैट इज़ फ्रॉम 1950 to 2020, हैव बीन एम्ड एट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी through increase in national output and employment. Okay, during this period, that is the period of this 70 years, 1950 to 2020, during this period GDP grew positively and was higher than the employment growth. तो अब हमने फाइनल फिर ट्रेंड, हम दो एजेंडा लेके चले थे, जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फाइनली जो ट्रेंड निकल कर के आए, तो ट्रेंड क्या निकला कि जीडीपी तो पॉजिटिवली ग्रो हुई और अच्छा ग्रोथ रेट जीडीपी ने हासिल किया, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ था वो ग्रोथ हमने ये नोटिस किया कि 2% से ज़्यादा नहीं रह पाया। तो जो ग्रोथ रेट रहा एम्प्लॉयमेंट का 2% से ज़्यादा नहीं रह पाया। हालांकि भारत जिसके पास 400 से 450 से 500 मिलियन का वर्कफोर्स है, ऐसी पॉपुलेशन वाले मुल्क में 2% का एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट अचीव करना भी एक बहुत समस्या का कारण होता है। ये इतना इजी नहीं है। आपको उतने बड़े स्तर पर रिसोर्सेज को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, मतलब उतनी बड़े स्तर पर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी होंगी, उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और उतनी ही डिमांड की रिक्वायरमेंट है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है। ये तभी संभव हो पाता है। तो अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आप सिंपली एक 2% फिगर को ले करके बैठ जाएं और ये कहें कि सिर्फ 2% से ग्रोथ रेट हुआ है एम्प्लॉयमेंट का। नेचुरली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत हायर गया और दोनों साथ साथ नहीं चल पाए, एक गैप हुआ और वो वाइड होता गया। ये एक फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्ट ये भी है कि 2% रेट से एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ अचीव करने के लिए भी बहुत अथक प्रयास भारत जैसे मुल्क को करने पड़े और आगे करने होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम ये यहाँ से ये समझ सकते हैं कि चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा हैं। एसी बंद करो, एसी। चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा हैं आगे। अगर हम जीवन बेहतर करना चाहते हैं हमारे देशवासियों का, तो चुनौतियाँ फिर और बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 2% ही मैं बता रहा हूँ चुनौतियों से भरा हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जीवन बेहतर करने के लिए हमें ये 2% का बैरियर तोड़ना होगा। फिर तो आगे आने वाले समय में चुनौतियाँ और बढ़ने वाली हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना है लाएं। आप अपनी वर्किंग पॉपुलेशन में जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है करें, और आप अपनी इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से भी वर्किंग पॉपुलेशन को एडजस्ट करा सकते हैं, एब्जॉर्ब करा सकते हैं, वो करवाएं। ये सारी चीज़ें हमें आगे करनी होंगी। बट मेन एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि हम ट्रेंड अंडरस्टैंड करें। तो वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 70 ईयर्स GDP grew positively and was higher than the employment growth. The employment growth rate not more than 2%, it was the aspect. But ट्रेंड ज़्यादा गड़बड़ाए कब? 1950 से 1990 तक तो एक गैप दिखा है जीडीपी ग्रोथ रेट में और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट में, लेकिन असल गैप और असल गिरावट एम्प्लॉयमेंट के नेचर में, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी में और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट में जो सही गिरावट आई है वो 1990s में जाकर के आई है। कारण क्योंकि 1991 कौन सा ईयर था दिव्या, क्या हुआ था तब?
रिफॉर्म्स हुए थे। कौन से रिफॉर्म्स हुए थे? LPG। क्या है इनका फुल फॉर्म? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वेरी गुड, ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नाम के रिफॉर्म्स हुए। इंडिया ने जितने भी सेक्टर्स अब तक प्राइवेट सेक्टर के लिए क्लोज थे, वो सारे के सारे सेक्टर ओपन किए, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। जो सेक्टर पब्लिक सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, धीरे धीरे उन्हें प्राइवेटाइज किया और इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन गुड्स के लिए ओपन किया, दैट इज़ ग्लोबलाइज किया। तो ऐसे में हमने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन किए और इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन करने का नतीजा ये निकला कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हुई इंडिया में, इंटरनेशनल गुड्स आई इंडिया में। तो इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल गुड्स से compete करना पड़ा ओपन मार्केट में। जो पहले प्रोटेक्शन दी जाती थी इंडियन गुड्स को, वो प्रोटेक्शन अब ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले फॉरेन गुड्स इंडिया नहीं आ सकती थी। ऐसे में इंडियन गुड्स की एक तरह से मार्केट में मोनोपोली थी, कैप्टिव मार्केट प्रोवाइड की गई थी उन्हें। अब वो कैप्टिव मार्केट ख़त्म हो गई, मतलब गवर्नमेंट ने मार्केट कैप्चर करके इंडियन गुड्स को प्रोवाइड की हुई थी। अब वो मार्केट आपको अपनी मेहनत से लेनी पड़ेगी, ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फॉरेन प्लेयर की गुड्स से compete करना है। और दूसरी तरफ अब जो हमारे देश में प्रोडक्शन है, फॉरेन प्लेयर वो प्रोडक्शन भी आके कर सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड, वो सेक्टर्स उनके लिए ग्रांटेड ही हैं। उनको फॉरेन प्लेयर से compete करना होगा उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। भारत में भी ये बड़ा बदलाव आया। सिंपल आप इसको ऐसा समझिए कि 1991 के रिफॉर्म्स ने 1950 से 1990 तक चली आती इंडियन इकोनॉमी की लीडिंग फोर्स को रिप्लेस कर दिया। 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में जो लीडिंग फोर्स थी, कमांडिंग हाइट थी, वो पब्लिक सेक्टर के पास थी, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट लीड कर रही थी इकोनॉमी को। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वाज द मेन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ वर द मेन इंडस्ट्रीज़। उसके साथ साथ बतौर एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ और अलाइड सेक्टर के रूप में प्राइवेट प्लेयर भी चल रहा था, बट द कमांडिंग हाइट्स वर विद द पब्लिक सेक्टर। लेकिन अब अल्टीमेटली 1991 के बाद कमांडिंग हाइट्स प्राइवेट सेक्टर के पास आएंगी, पब्लिक सेक्टर सीमित हो जाएगा, जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर सोशल जस्टिस को ध्यान में रखना है, दैट्स ऑल। प्रॉफिटेबिलिटी को जहाँ ध्यान में रखना है, जहाँ पर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना है, बेहतर मैनेजमेंट और अदर प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर ही अब लीड करेगा। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि 1991 का LPG रिफॉर्म्स का मेन एजेंडा था कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव की जाएं, कैपिटल को इन्वेस्ट होने में, इंडस्ट्रीज़ लगने में, प्रोडक्ट्स के फ्लो में, मार्केट्स के डेवलपमेंट में। और अब 1991 से मार्केट मेन फोर्स हो गई है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, किस क्वालिटी की प्रोड्यूस की जाएंगी, किस कीमत पे प्रोड्यूस की जाएंगी, किस कस्टमर के लिए प्रोड्यूस की जाएंगी, कहाँ बेची जाएंगी। इसके पहले ये सारे फैसले पब्लिक सेक्टर लेता था, सरकार। अब ये फैसले मार्केट लेगी, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट अब एग्जीक्यूट होगा सही मायने में 1991 के बाद। तो मार्केट फोर्सेस लीड करने लगी इकोनॉमी को, मतलब प्राइवेट प्लेयर। तो ऐसे में जब ये प्राइवेट प्लेयर लीड करेगा तो नेचुरली प्रॉफिट एक मेन मोटिव होगा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के पीछे। प्रॉफिट वाज द मेन मोटिव। जब प्रॉफिट मेन मोटिव है तो इंडस्ट्रीज़ ये एफर्ट्स करेंगी कि वो किस तरह से अपने राइवल प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करते हुए लार्जर मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करें। और लार्जर मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करने के लिए नेचुरली वो क्वालिटी पे तो काम करेंगी ही, और क्वालिटी लगातार बेहतर करनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होगा, इनोवेशन पे काम होगा, तो यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली जाएगी। ये तो एक चीज़ है, मतलब इस लेवल पे खर्चा हो रहा है। दूसरी तरफ कंज्यूमर को भी ध्यान में रखना है, तो कीमतें कंटेन रखनी है। आप एग्जॉर्बिटेंट प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, अदरवाइज़ इंडिया जैसी मार्केट में या फिर ग्लोबल पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है
वो मार्केट्स, ख़ास तौर पर अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर बहुत महंगे सामान बिकेंगे नहीं। तो अच्छी क्वालिटी में प्राइस भी कंटेन रखते हुए आपको अपनी गुड्स बेचनी है मार्केट ऑक्यूपाई करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? आप टेक्नोलॉजी की मदद लगातार लें, आप वेस्टेजेस को रिड्यूस करें, और सबसे बड़ी चीज़ आप इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करें। जब इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात आती है तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मेन फैक्टर बनती हैं। क्यों? क्योंकि वो ये डिसाइड कर पाने में सक्षम होती हैं कि विश्व भर में कहाँ पर वो बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं सस्ती। मतलब वो अपने प्रोडक्शन प्रोसीजर्स को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जहाँ से असेंबली बेहतर होगी वहाँ से असेंबली, यानी कि उन्हें चीप बल्क वर्क है बट, और एक टेक्निकल लेबर फोर्स भी अवेलेबल है, और लेबर लॉस कमज़ोर हैं, एनवायरमेंटल लॉस कमज़ोर है, वेस्ट डिस्पोजल के कानून कमज़ोर हैं। तो वह ऐसी मुल्कों का चुनाव करेंगी। शुरुआती समयों में चीन का चुनाव हुआ, वियतनाम का चुनाव हुआ, इवन इंडोनेशिया का भी चुनाव हुआ, बांग्लादेश का भी हुआ और भारत का भी चुनाव हुआ। लेबर लॉज कमज़ोर थे, एनवायरमेंटल लॉज भी कमज़ोर थे, वेस्ट डिस्पोजल के नियम कमज़ोर थे, लेबर एबंडेंटली अवेलेबल थी और एक ठीक ठाक लेवल पर स्किल्ड भी थी। तो ये सारे कारण हैं कि बल्क ऑपरेशंस यहाँ से कराए जाएंगे। जहाँ से मार्केटिंग हो सकती है वहाँ से मार्केटिंग करवा ली जाएगी। जहाँ से डिज़ाइनिंग करवानी है वो कैलिफोर्निया जैसे सफिस्टिकेटेड डिज़ाइनिंग हब एरिया से बेहतर डिज़ाइनिंग होगी अमेरिका से। तो इस तरह से मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिज़ाइनिंग डिस्ट्रीब्यूट करिए, असेंबली डिस्ट्रीब्यूट करिए, पैकेजिंग कहीं और करवाई जाएगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए मेन जो ड्राइविंग फोर्स के रूल तौर पर जिस एजेंसी ने मेन काम किया है वो MNCs हैं। तो MNCs ने लीड करना शुरू किया 1991 के बाद इंडिया में भी प्रोडक्शन के एस्पेक्ट को। अब ऐसे में उन्होंने कई कोलैबोरेशंस भारत में की इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जॉइंट वेंचर्स के रूप में। उन्होंने कई टेक ओवर्स किए यहाँ पर, और कई बार वो डायरेक्टली भी यहाँ पर आए और अपनी फाउंड्रीज़ लगाई और प्रोडक्शंस की। ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे हैं तो होगा क्या? उन्होंने अपने काम सब कॉन्ट्रैक्चुअलाइज़ किए। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढे जो कम से कम कीमतों पर उनकी क्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए गुड्स प्रोड्यूस करके दे दें। इसकी वजह से यह वह भारत बना 1991 के बाद का, वह भारत जिस भारत में इंडस्ट्रीज़ 1950 से अब तक अभी उतनी मैच्योर स्टेट में नहीं आई हैं। स्टिल दे आर इन इन्फेंट स्टेज। वो अभी मैच्योर हो रही थी और अब उन्हें दुनिया के बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स के साथ compete करना होगा, जो कि धीरे धीरे वो compete कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द प्लेयर हैं वो पूरी दुनिया भर को प्रोडक्शन सेंटर बना के चलते हैं, और जहाँ बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर देते हैं। इसलिए वो बेहतर क्वालिटी के साथ भी कम कीमतों में चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लेबर लॉस कैसे एक्सप्लॉइट करने हैं ये पता है, कमज़ोर एनवायरमेंटल लॉस कैसे एक्सप्लॉइट करने हैं ये पता है, उन्हें पता है वेजेस कैसे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। क्योंकि जब धीरे धीरे वो आप ही के मुल्कों में आकर के अपने राइवल कॉम्पिटिटर्स को वैनिश करेंगे, आपके पास ऑप्शन यही बचेगा कि अब आप मेन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन से हटें और उन कंपनीज़ के लिए सप्लायर बने इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट गुड्स के। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे हम भारत में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो ट्रांजिस्टर्स बनाती थी, रेडियोज़ बनाते थे, टेलीविज़न जैसी चीज़ें बनाते थे, एक समय के बाद वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कंपोनेंट सप्लायर का काम करने लगे, क्योंकि वो उन कंपनीज़ के साथ compete नहीं कर पाए। तमाम भारत में यही होगा। अब ऐसे में आप पहले फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, अब आपका स्टेटस रिड्यूस हो चुका है। अब आप मेयरली कंपोनेंट प्रोवाइडर हो गए हैं किसी बड़ी कंपनी के, और ये जो आपके हालात हुए हैं आपके साथ सभी के हालात यही हुए हैं। और जब आप सबके हालात ये हुए हैं तो इन एनी मैनर आपके लिए सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी कि किसी न किसी मायने में सर्वाइव कर जाएं। और ऐसे में उन बड़ी कंपनियों के ऑर्डर्स, उनके टेंडर्स आपके लिए बहुत मैटर करेंगे, और उन ऑर्डर्स को हासिल करने के लिए आप हर वो प्रयास करेंगे कि कॉस्ट कटिंग कैसे हो कि मैं कम से कम कोटेशन भरूं।
मैं कम से कम टेंडर कीमत भरूं कि मुझे ये ऑर्डर मिल जाए। और ये करते हुए आप असल में कीमतें कहाँ घटाएंगे? आपकी वर्किंग कंडीशंस, वो आपकी उस वर्कशॉप की या आपकी उस इस्टेब्लिशमेंट की या फाउंड्री की वर्किंग कंडीशंस डे बाय डे बिगड़ती चली जाएंगी, जिसको कहते हैं डिटेरियोरेट होना या डिग्रेड होना। और सेकेंडली उन वर्किंग कंडीशंस के साथ साथ आपके वर्कर का स्टेटस भी डिग्रेड होता चला जाएगा, क्योंकि आप परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ अब नहीं सस्टेन करा पाएंगे। अब आप हायर्ड वर्कर्स के दम पर काम करना शुरू करेंगे। उन्हें जब चाहे हायर करें, जब चाहे फायर करें। जब आपके पास ऑर्डर है, टेंडर है, तब काम करवाएं, और जब नहीं है तब काम ना करवाएं। तो इस तरह से ना किसी तरह के कोई प्रोटेक्टिव गियर दिए जाएंगे, ना किसी तरह की नॉन हज़ार्डस वर्किंग कंडीशंस क्रिएट होंगी, ना ही किसी तरह के पेंशन बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी बेनिफिट्स, ESI जैसे कार्ड या प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ें, ना ही वीकली छुट्टियों का कोई प्रबंध रहेगा, और ना ही किसी तरह की कोई और सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कोई ट्रेड यूनियन नहीं बनने दी जाएगी, कोई कलेक्टिव बारगेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ बारगेन करके अपने लिए अच्छा वेतन मांग लें, अपने लिए छुट्टियां मांग लें, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मांग लें, या अपने लिए कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मांग लें। इवन रिटायरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। कैजुअल मैनर में आपको अपॉइंट किया जाएगा, वेरी कैजुअली, विदाउट एनी सर्विस कंडीशंस, without any term of appointments, without any letter of appointments, without any agreement of appointment. You will be acquired casually. You are working casually. Today you are working for this company, yes, tomorrow you are working for that company. जिधर जैसे काम मिल गया, व्यक्ति को काम करवाना है अपना। तो इस तरह से कंपनियों में अपनी सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जब ये होड़ लगी, बड़ी कंपनियों ने देखा कि दीज कंपनीज आर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो ये एक्सपर्ट्स तो हैं, इनके पास वर्क फोर्स भी है, काम करके दे सकते हैं हमारे मतलब का। तो उन्होंने अपना काम इन्हें आउटसोर्स किया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग जिसे कहते हैं, अपना काम इन्हें दिया और सस्ते से सस्ते दाम पर इनसे काम करवाया, प्रोडक्ट लिए। तो इस तरह से जब LPG मॉडल आए, रिफॉर्म्स आए, जब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस अनलीश हुई, तो MNC कल्चर के तहत वो जो एक कैपिटलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमी होता है, दैट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, दैट प्रॉफिट इज़ द मेन मोटिव एंड द नॉट ओनली द मोटिव, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द मेन फोर्स। तो यू विल ऑलवेज कट डाउन द एक्सपेंडिचर्स ऑन लेबर, the expenditures on the benefits associated with the worker, the expenditures associated with the better working conditions, the expenditures associated with your social responsibility, like your responsibility towards the environment. आप पानी को ट्रीट करके नाले में, नदियों में नहीं डालेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे, चिमनियों की ऊंचाई उतनी बनाएंगी नहीं जितनी चाहिए, खर्चा आता है उसका, जहाँ पर जैसे मर्जी धुआं निकाल दो, ख़त्म कहानी। उसके ऊपर जो भी कन्वर्टर लगने हैं वो कन्वर्टर लगाएंगे नहीं, हार्मफुल गैसेज एज इट इज़ ही एमिट कर दी जाएंगी। कच्ची पक्की मिट्टी वाली ईंटों से जैसे जैसे दीवारें बना के कच्ची पक्की शेडें उन पर डाल दी जाएंगी, अंदर बस ग्राउंड फ्लोर है, काम करते जाओ जैसे मर्जी, बस ना कोई बाथरूम का अच्छा प्रोविज़न, ना कोई कैंटीन का प्रोविज़न, ना कोई अखबारों का प्रबंध, ना कोई ट्रेनिंग का प्रबंध, ना कोई और जीवन शैली, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। तो दिस सिस्टम प्रिवेल्ड and this system promoted the concept of casualization of the workforce. तो इकोनॉमी बहुत भयंकर स्तर पर इनफॉर्मलाइज हो गई, इतनी ज़्यादा इनफॉर्मलाइज हो गई, मतलब इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ इनफॉर्मल सेक्टर, ये इतना डोमिनेट करने लगा कि जो टोटल प्रोडक्शन है 94% इनफॉर्मल सेक्टर से आ रही है। मतलब जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 94% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में लगा है, दैट इज़ इनफॉर्मल वर्कफोर्स। तो इनफॉर्मल वर्कफोर्स, इनफॉर्मल सेक्टर, दैट इज़ कैजुअल वर्कफोर्स, द कैजुअल सेक्टर, इट इज़ डोमिनेटिंग। 6% वर्कफोर्स, कैन यू इमेजिन, 6% workforce is formal, it is the formal and it is not casual. Okay, so ultimately from the 473 million workforce,
only 30 million workforce is working in the formal sector. Only 30 million. Can you imagine this figure? This is somewhat 6% of the total. And from that 30 million, 18 million population working in the public sector. So मतलब still public sector is leading the formal sector. तो यहाँ से क्या पता चला? पहले तो सिर्फ और सिर्फ 30 मिलियन वर्कफोर्स ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, फॉर्मल सेक्टर में है, नॉन कैजुअल। और उस 30 मिलियन में से भी 18 मिलियन पब्लिक सेक्टर से आ रहा है, सरकारी नौकरियां या उनके सरकार के तहत जो काम हो रहे हैं उनके तहत आ रहा है। और यही सेक्टर श्रिंक हुआ है हेविली 1991 के बाद। श्रिंक तो यही हुआ है ना। तो मतलब आप रिफॉर्म्स के लगभग 30 साल बाद खड़े हैं, और रिफॉर्म्स के 30 साल बाद भी जो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है उसमें डोमिनेट कर रहा है पब्लिक सेक्टर, और वो भी हैवी डोमिनेशन है। 30 मिलियन में से 18 मिलियन अकेले उनसे आ रहे हैं, तो 12 मिलियन ही सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर ने वो एजेंडा फुलफ़िल नहीं किया जो हम प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत लेके चले थे। वो क्या था कि नेशनल आउटपुट बढ़ाने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना है। मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन जब हम नेशनल आउटपुट बढ़ाने में लेंगे तो उसमें हमें पहले ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को इस मैनर में यूटिलाइज़ करें कि वो लोगों की वर्किंग कंडीशंस को, एफिशिएंसीज़ को बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, लोगों को रिप्लेस ना कर दें। और सेकंड, क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, पैरामाउंट होगा, ताकि जो वेल्थ क्रिएट हो उसका एक बड़ा शेयर वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट हो, तभी एजेंडा ऑफ द डेवलपमेंट सर्व हो पाएगा। एट दैट डेवलपमेंट विल बिकम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसीलिए हमने पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिक्लाइन होता देखा, और इनफैक्ट इतना डिक्लाइन होता देखा कि हम 1950s के शुरुआती दौर के फिगर के नज़दीक पहुंच गए। हमने जीडीपी ग्रोथ में और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में गैप वाइड होता देखा। हमने इस गिरती हुई एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट के साथ भी समझौता कर लिया होता, पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स को कैजुअलाइज होते देखा, हमने उसे इनफॉर्मलाइज होते देखा, अनऑर्गेनाइज्ड होते देखा। इसका मतलब हमने स्टेटस के वर्कर के स्टेटस को डिटेरियोरेट, डिग्रेड होते देखा, डिक्लाइन होते देखा, क्वालिटी ऑफ वर्क को गिरते हुए देखा, नेचर ऑफ वर्क पेरिनियल ना रह के, परमानेंट ना रह करके टेम्परेरी होता देखा, डे बाय डे देखा, परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ की बजाय हायर्ड वर्कर देखे, और एक हायर एंड फायर कल्चर इकोनॉमी का मेन कल्चर बना। आई बात समझ में? व्हेन यू हैव परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़, you have terms of employment. It is having permanent character. You need to give very, very genuine reasons, and you need to prove them before eliminating that person. उसको निकालने से पहले आपको बहुत ज़बरदस्त कारण देने होते हैं, और उन कारणों को आपको स्थापित करना होता है। और उसके बावजूद भी जब अगर रिट्रेंचमेंट हो रहा है या कोई समस्या हो रही है, आपको अच्छा खासा पे नोटिस देना पड़ता है, 3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है, उस व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ता है कहीं अगर वो दूसरी जगह गया है जॉब वगैरह ढूंढने। इस तरह की तमाम शर्तें आप पर लागू होती हैं। ये सारी चीज़ें टोटल ख़त्म हुई। फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी में जब व्यक्ति था, उसके पास हर वो बेनिफिट था जो मैंने अभी डिस्कस किया। वो मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता था, उसको इंश्योरेंस दी जाती थी हेल्थ की, उसको बाकायदा छुट्टियां मिलती थी। जो वीकली छुट्टियां होनी है वो तो होनी है, उसे कैजुअल लीव्स मिलती थी, उसे पेड लीव्स मिला करती थी, उसे सिक लीव्स मिला करती थी। ये सारी लीव्स उसको बेनिफिट देती थी। अनदर उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन आप इनफॉर्मल सेक्टर में 20-20, 30-30 साल लोगों को काम करते हुए देखेंगे, जिस दिन बीमार हैं उस दिन उनका वाली वारिस वो खुद ही हैं।
ख़त्म कहानी। ना दिहाड़ी मिलेगी, और कल अगले दिन ठीक हो गए तो काम पे चले जाना, वरना जॉब की सिक्योरिटी कोई नहीं है। 4 दिन बाद गए तो तुम्हें सुनने को मिल सकता है कि तुम आए ही नहीं यार, हमने तो बंदा रख लिया। फैक्ट्री के बाद तो 24 घंटे एक बोर्ड लगा ही रहता है, लेबर की ज़रूरत है, वो पक्का ही लगा रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कभी कोई लेबर कोई भी जाने को तैयार है। और कितने पे रखना है, उतने पे वही 7, 8, 9 लोग देख के कहीं अरे देखो नौकरियों की दे रहे, नौकरी दे रहे हैं, पता कर लो दे क्या रहे हैं और जो दे के तुमसे ले क्या रहे हैं। यहाँ पर लोग इंस्टाग्राम पे और जगह जगह पर लंबी लंबी बहुत हाँकेंगे कि 10,000 का अगर तुम्हें जॉब मिला है तो 50,000 का काम करके दो, एक दिन तुम 50,000 कमाने लायक बन जाओगे। बेटा 10,000 का काम दे करके वो 50,000 की जान ले लेते हैं हमारी। मतलब जिस तरह से काम लिया जाता है ना, उसके बाद रात को सांसें भी हम अपनी इच्छा से नहीं लेते। आदमी जब सोया होता है तो पंजाबी में कहते हैं गूंगदा हुआ। वो आदमी मतलब सांस खुद ही चल रही होती है उसकी, शरीर हिल रहा होता है उसका, खड़े पैर बस काम चल रहा है। गर्मियों के 48 डिग्री टेम्परेचर में अंदर फैक्ट्री का हाल क्या बना होता है पता कर लीजिए। बाथरूमों की परिस्थिति देखिए, सिस्टम देखिए एम्प्लॉयमेंट का, सुबह कितने बजे से कितने रात कितने बजे तक, बस एक एक डब्बे हाथ में, उसमें मोड़ मरोड़ के सूखी सी वो रोटी और किसी तरह से जो अचार और एक आधा प्याज, ज़िंदगी बस इसी पे चल रही होती है दोपहर को। और उसके बाद बाहर खोखा है, उस पर जाके चाय पी लो, ज़्यादा ही आग है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि 10,000 का काम दे रहे हैं ना तो 50 का करके दे। 50 का क्या करके दे, पहले ही उसका कण कण, सेल सेल, डीएनए सब तो ले लिया, अब वो 50 का कहाँ से करके दे। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इसलिए स्टैंडर्ड ये सलाह किसी पे लागू नहीं होती है। पहले सामने वाले को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में इसके एक अटैचमेंट हो, उसे उस पर एक राइट तो मिले भाई कि भाई मैं भी कुछ हूँ, भाई मेरी भी कोई से है, तो फिर तो वो लगन लगेगी उसकी, तो वो भी काम करेगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो जब हम वर्क एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब हम उसमें ग्रोथ की बात करते हैं, जब हम उसमें इनफॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली में 1991 के बाद के पीरियड ने 2 चीज़ों को डोमिनेट होते देखा। एक ग्रोथ जो डिक्लाइंड ट्रेंड में गई, एक इनफॉर्मलाइजेशन जो पैरामाउंट स्केल पे हुई, और तीसरी चीज़ जो और दुख देती है, जीडीपी इंडिया ने वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिगर तक टच कर ली। हम 8.5, पौने 9 भी जा रहे थे, और उन्हीं समों में कैजुअलाइजेशन चरम सीमा पे पहुंच रहा था, इनफॉर्मलाइजेशन चरम सीमा पे पहुंच रहा था। इसका मतलब गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल उस स्केल पे जो प्लानिंग ईयर की शुरुआत में इमेजिन्ड था कि कभी भारत इतना नेशनल आउटपुट अचीव करेगा, हो रहा था, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा था। तो ये ग्रोथ हुई जॉबलेस। तो हमने जॉबलेस ग्रोथ के पाथ को एग्जीक्यूट किया। यही कारण है कि गरीबी, भूखमरी, हंगर, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, माल नरिशमेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्केल में इंडिया में एग्जीक्यूट होता दिखा। यही कारण है कि एक बड़ा समाज पिछड़ गया, वह विकसित नहीं हो पाया। यही कारण है लार्ज स्केल माइग्रेशंस का, और क्योंकि कुछ ही डेवलप्ड रीजन्स में ही प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट करेगा। देखिए वो फिलैंथ्रोपिक तो है नहीं कि वो दूर दराज के इलाकों में जाए और डेवलपमेंट को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराए, वो तो वहाँ निवेश करेगा जो एरियाज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो वो वहीं पे आया, और जब वो वहीं पे आया तो वही वाली सिटीज़ इन्फ्लेट हुई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। तो जहाँ पे फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सराउंडिंग विसिनिटी से, कंट्री साइड एरिया से और अगल बगल के राज्यों से सभी लोग माइग्रेट करके भी वहीं आएंगे। तो इसका एक नकारात्मक परिणाम भारत को ये मिला कि भारत के जो बड़े शहर हैं उनका साइज़ बियरिंग कैपेसिटी से कई गुना अधिक बढ़ गया। मतलब उस शहर के रिसोर्सेज, उस शहर की जितनी जनसंख्या को समर्थन दे सकते थे,
उस जनसंख्या से कई गुना अधिक वहाँ मतलब उस रिसोर्सेज के मुकाबले जनसंख्या कई गुना अधिक बढ़ी, दबाव बहुत बढ़ा, सिटी की कैरिंग कैपेसिटी पूरी तरह से तबाह हो गई और अल्टीमेटली हमारी सिटीज़ का इकोसिस्टम बिगड़ गया। आप दिल्ली के हालात देख सकते हैं आज की डेट में, और दिल्ली नहीं, भारत के सभी बड़े नगरों को और महानगरों को आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत तेज़ी से स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, स्लम्स डेवलपमेंट हुए। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है? मतलब सिर्फ यही है कि जॉब कंडीशंस आपकी कमज़ोर होती हैं, आपका स्टेटस रिड्यूस होता है? नहीं। हमने कहा था कि वर्क क्या है? अर्निंग अ लिविंग। और लिविंग क्या है? हमने कॉम्प्रिहेंसिवली सीखा था। तो आप जिन शहरों में आ रहे हैं, सारा निवेश वहाँ आ रहा है, सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ लग रही हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ फ्लरिश हो रहा है, मतलब सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर दोनों वहीं पर बूम कर रहे हैं, तो ज़मीनों की कीमतें और बढ़ रही हैं, छोटी छोटी सर्विसेज की कीमतें बढ़ रही हैं, शिक्षा की कीमतें बढ़ रही हैं, चिकित्सा की कीमतें बढ़ रही हैं, पानी, बिजली, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। और ऐसे में वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हो रहा है, वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन हो रहा है। तो कैजुअलाइज हो चुकी ये वर्कफोर्स क्या ही कमा रही होगी, और ये मजबूर रहने को उस सेटिंग में है जिस सेटिंग में सब चीज़ों की कीमतें स्काई रॉकेटिंग हैं। तो ऐसे में ओवरऑल लाइफ कंडीशन डिटेरियरेट हुई, ओवरऑल लिविंग कंडीशन डिटेरियरेट हुई, स्लम्स तेज़ी से एक्सपेंड हुए। और अगर जो स्लम्स में नहीं रह रहे हैं, कोई कमरा किराए पे लेके रह रहे हैं, वैसे भी उनकी कंडीशन बहुत तेज़ी से डिटेरियरेट हुई। तो हम जो वो दूसरा एजेंडा, प्राइम एजेंडा लेके चले थे डेवलपमेंट का, कि लोगों का जीवन बेहतर करना है, सारा कार्यक्रम उसी के लिए किया था। लोगों का जीवन बेहतर करना है, तो सारी रंगोली उसी के लिए बनाई थी इकोनॉमी की। उस रंगोली में इकोनॉमिक सेक्टर का रंग भरा, सोशल सेक्टर का रंग भरा, सारे रंग भरे। और उस इकोनॉमी का जो मेन खेला था, रंगोली जिसके लिए बनाई थी, वो त्यौहार हुआ ही नहीं। मतलब वो जो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना था, वो वैसे ही झूला झूल गया, ख़त्म कहानी। दिस इज़ द फैक्ट। ओके, इस चीज़ पर ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये वही बता रहे हैं कि ये बात फैक्ट है कि 1973-4 से लेकर के 2017-18 तक हम शिफ्ट हुए हैं। हमारी वर्कफोर्स इकोनॉमी के सेक्टर में देखा जाए तो शिफ्ट हुई है। जैसे तब टोटल पॉपुलेशन वर्कफोर्स का 60% एग्रीकल्चर में था, आज 45% है। तो एक शिफ्ट दिखा, लेकिन कितना शिफ्ट दिखा? बहुत ही माइनर शिफ्ट। किसी भी देश की इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स को अगर देखें, तो उस इकोनॉमी का टारगेट ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अगर हायर स्केल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी खासी जीडीपी क्रिएट करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि हम साइमल्टेनियसली हमारी वर्किंग फोर्स को प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट कराएंगे। तभी आप क्रिएटेड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी यहाँ से स्टार्ट होकर जब यहाँ तक जा रही है, वो पहले जिस स्केल पे वेल्थ क्रिएट कर रही है, जब वो प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करा रही है, तो वो वेल्थ क्रिएशन का स्केल बहुत कम है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की कुव्वत ही उतनी है, उसकी कैपेबिलिटी ही उतनी है। और अब वह मुल्क बेहतर वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर से धीरे धीरे प्रोसेसिंग में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है, और साइमल्टेनियसली फिर सर्विस सेक्टर तो एक्सपेंड होगा ही होगा। तो मतलब एक देश जब अर्थव्यवस्था की प्रगति चाहता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन चाहता है, तो नेचुरली वो अपने रिसोर्सेज को हायर से हायर लेवल पर प्रोसेस करेगा, सोफिस्टिकेटेड मैनर में प्रोसेस करेगा। तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जा रहा है। ये पाथ होता है जीडीपी ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये सारी दुनिया करती है, हमने भी किया। लेकिन साथ के साथ इसका उद्देश्य ये होता है ना कि ये जीडीपी ग्रोथ करके देनी किसको है, मतलब इस जीडीपी ग्रोथ कराने में शामिल किनको कराना है। तो साथ के साथ ही फिर वर्कफोर्स का ट्रांजिशन भी आना चाहिए, वो भी शिफ्ट होनी चाहिए प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी। तो ऐसे में हमारे देश की 1973-74 का आंकड़ा अगर कंपेयर करते हैं हम 2017-18 से, 60% पॉपुलेशन तब एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में है, आज 45% है, मात्र 15% पॉपुलेशन शिफ्ट हुई। लेकिन उस समय में, उस 1973-74 की बात बता रहा हूँ,
जीडीपी में ऑलमोस्ट 45% कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है, आज सिर्फ 18% है।